हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन, या इस टॉपिक को आप हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका? मेटल सॉल्ट्स का। किसका? मेटल सॉल्ट्स का। ठीक है, हीट दे रहे हो तो टूटने के बाद क्या बनेगा? दूसरा क्या है अपने पास? मेटल बाइकार्बोनेट। क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट। जब उसको आप टेम्परेचर दोगे तो क्या टूट के क्या बनेगा? नेक्स्ट है अपने पास मेटल सल्फेट। क्या है भाई? मेटल सल्फेट। ठीक है, टूटने के बाद क्या बनेगा? नेक्स्ट है अपने पास मेटल नाइट्रेट। क्या है? मेटल नाइट्रेट। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा? नेक्स्ट है अपने पास मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा? बेसिकली ये 5 है रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली ये 5 मेटल सॉल्ट है। जब हम इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, उस चीज पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, कार्बोनेट, आपको पता है कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 पे -2। बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है? SCO3 पे -1। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 पे -2। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3 पे -1। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH पे -। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में क्या होता है? जब इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हो तो ये बनता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। कार्बोनेट है तो साथ में देता है CO2। ये जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। कि किसी भी अगर मेटल कार्बोनेट को अगर आप थर्मली डिकम्पोज कराते हो, उसको टेम्परेचर देते हो, तो टूटने के बाद वो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है। उसी तरह मेटल सल्फेट है। मेटल सल्फेट को भी जब कराओगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये सल्फेट है तो सल्फेट टूटने के बाद ये SO3 गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? SO3 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसी तरह अपने पास क्या है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। टूटने के बाद ये क्या देगा आपको? मेटल का ऑक्साइड देगा और प्लस वाटर देगा। क्या देगा? वाटर देगा। बस समझ में आ रही है? उसी तरह मेटल के नाइट्रेट है, उसके बाद तोड़ोगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, प्लस NO2 मिलता है, प्लस O2 गैस मिलती है। ठीक है। लेकिन जब आप मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो मिलता है आपको मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट। क्या मिलता है? मेटल का कार्बोनेट। प्लस में मिलता है CO2 और प्लस में मिलता है H2O। क्या मिलता है? H2O। ठीक है। तो ये बन गया H2O। बात समझ में आ रही है? तो ये रिएक्शंस के जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म आपको मस्ट याद होना चाहिए। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लो मेटल कार्बोनेट को हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल बाइकार्बोनेट को हम डिकम्पोज करा रहे हैं तो क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अगर हम मेटल के सल्फेट को डिकम्पोज करा रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3। अगर हम मेटल के नाइट्रेट को डिकम्पोज करा रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। उसी तरह अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करा रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है। पहली बात। अगला सवाल इसमें क्या पूछता है? आपको पता है, देखो CO2 किस नेचर का है? एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, या एम्फोटेरिक है? तो देखो, कार्बन क्या होता है? कार्बन नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बोलो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके ऑक्साइड जो CO2 है वो कैसे, किस नेचर का है? एसिडिक। ठीक है। देखो, मैं इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड पहचानना है तो आप मेरा पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट लेक्चर देखिए। सबसे लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है। वो ये सब चीज़ें मैं उस लेक्चर में बता रखा हूँ। नेक्स्ट अपने पास जी NO2 है। ये NO2 किस कलर का होता है? ब्राउन। किस कलर का होता है? ब्राउन। O2 कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है। H2 कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है?
न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो नोट करिए, अब वन बाय वन करके इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आया समझ में? आया। आपके फॉर्मेट याद होना चाहिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनेट पे। किसको डिस्कस करते हैं? मेटल कार्बोनेट पे। तो ये मेटल कार्बोनेट, किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप थर्मली डिकम्पोज करते हो तो क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, है ना। इसको आप ले लो, थर्मली डिकम्पोज कराओ तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा CaO प्लस क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। इसे मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको थर्मली डिकम्पोज कराओ तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हो। जैसे मान लो लेड कार्बोनेट ले लो। ठीक है, क्या ले लो? लेड कार्बोनेट, PbCO3, तो क्या बनेगा? लेड का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट ले लो, कितने भी रिएक्शन ले सकते हो। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ले लो, क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बेरिलियम कार्बोनेट ले लो, बेरिलियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करा रहे हो। ठीक है, ये हीट का साइन होता है, ये जो ट्रायंगल बना रहे हो ना, ट्रायंगल, ये हीट का साइन होता है। तो क्या बनेगा? बेरिलियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला चीज, ये तो जनरल फॉर्म है कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर थर्मली डिकम्पोज कराते हो तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब सवाल उठता है क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? तो बिल्कुल है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ठीक है। अगर इनके कार्बोनेट्स है, क्या है? मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के मेटल कार्बोनेट है और इसका आप थर्मल डिकम्पोज कराते हो तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते, नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम का कार्बोनेट ले लो, सोडियम का कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, इसको थर्मली डिकम्पोज कराओ तो क्या ये कोई रिएक्शन शो करेगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने पोटेशियम का कार्बोनेट ले लिया, K2CO3, इसको थर्मली डिकम्पोज करा रहा है, क्या इसमें कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका भी नो रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है ऐसा क्यों, है ना। एक्सेप्शन है ये कि इनके अगर कार्बोनेट ले लिया आपने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के अगर आपने कार्बोनेट ले लिया तो थर्मल डिकम्पोज कराने के बाद वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते। बनता क्या एक्चुअली? जैसे मान लो आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो, सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो सॉलिड होता है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पर ये इसका स्टेट चेंज हो जाता है, इस सॉलिड से किस में चल जाता है? लिक्विड में, पर ये डिकम्पोज नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, ये टूटेगा ही नहीं, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा ही नहीं, अपनी स्टेट को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? वो चेंज कर लेता है। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट भाई? कर लिया। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब ऐसा क्यों होता है तो देखो, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आएंगे। सबसे पहले एक चीज आपने पढ़ा था फाई, याद करो। फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइड बाय चार्ज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल। फाई का मतलब क्या था? आयनिक पोटेंशियल। क्या था? आयनिक पोटेंशियल, है ना, आयनिक पोटेंशियल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में ऐसे पढ़ा है तो मैंने ये चीज वहां पे बताया था कि जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ क्या होता है? एनायन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो अपने पास ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट और लिथियम, ग्रुप 2 और मैं लिथियम की बात कर रहा हूं। ग्रुप 2 में कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी और लिथियम। ठीक है, ठीक है। और एक तरफ आ गया अपने पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ठीक है। जो ग्रुप 2 और लिथियम के होते हैं ना, वो फाई क्या होता है? ज्यादा,
क्या होता है, ज़्यादा। जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इसके क्या होते हैं, लो फाई, इसकी फाई की वैल्यू क्या होती है, लो। मतलब इनकी फाई की वैल्यू लो है, इसका मतलब इसका चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइड बाय साइज ऑफ एनायन की जो वैल्यू आती है वो कम आती है। क्या आती है, कम आती है। जबकि ग्रुप 2 और लिथियम की फाई की वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है। क्या आती है, ज़्यादा आती है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अगर इसके लो फाई है तो इसमें एक्सेप्शन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक्सेप्शन। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखो जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन याद करो फजांस रूल, पोलराइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा चीज जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। क्या होता है, फाई। और फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। अगर फाई बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, अब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, अभी आगे काम आएगा। क्या आएगा, आगे काम। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसके एक्सेप्शन क्यों होते हैं, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो ये एक्सेप्शन क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फाई की वैल्यू क्या होती है, लो। क्या होती है, लो होती है। इसलिए ये थर्मली डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ये सिर्फ अपने क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में भाई, आया? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझ सकते हो आप। क्या समझ सकते हो कि अगर इनके सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इसका लो फाई है, अगर फाई लो है तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम। बात समझ में आ रही है भाई? अगर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के फाई की वैल्यू कम है, अगर फाई की वैल्यू कम है तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मतलब इस केस में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखो ये ग्रुप 2 और लिथियम है। अब इसका फाई ज्यादा है, अगर फाई ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम। आयनिक कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम। आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम। क्या है, कम। अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर आयनिक कैरेक्टर है तो जो कैटायन और एनायन होंगे वो बहुत स्ट्रांगली होंगे, स्ट्रांगली बंधे होंगे, है ना। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब क्या, कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा होगी। अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या आप हीट देंगे बाद उसको तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। वो टूटेंगे ही नहीं, वो बेशक पिघल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। सॉलिड से क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। बात समझ में आई? इसलिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी फाई की वैल्यू क्या होती है, कम। अगर फाई की वैल्यू कम होगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर फाई की वैल्यू कम, पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप टेम्परेचर देने के बाद उनको तोड़ नहीं सकते, वो बेशक पिघल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पर उसको आप तोड़ नहीं सकते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज मैं ये भी बता देता हूं आपको, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्लोरेंशियम इसके एक्सेप्शन कहां करेंगे, इसके आप कार्बोनेट ले लो या इसका आप सल्फेट ले लो, कार्बोनेट ले लो या इसका आप हाइड्रोक्साइड ले लो। क्या ले लो, हाइड्रोक्साइड। क्या ले लो, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और, सल्फेट ले लो इसका। क्या ले लो, सल्फेट। जहां जहां ये आएगा इनके अगर आप सॉल्ट ले रहे हो, इन मेटल्स के साथ इनका सॉल्ट ले रहे हो, इनके साथ सॉल्ट ले रहे हो तो वहां एक्सेप्शन होगा। क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, मेटल कार्बोनेट के बारे में। इन जनरल मेटल कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर इनको हीट करोगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है, इनकी लो फाई होती है, फाई की वैल्यू क्या होती है, लो। अगर इनकी फाई की वैल्यू लो ही तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ
तो इसके भी कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसके बीच में आप टेम्परेचर देकर तोड़ नहीं सकते, वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, वो पिघल लगा लेकिन टूटेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, सेकंड केस लेते हैं। आया समझ में? कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। किसकी बात करते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट के। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपने पास मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट अलग केस अपने पास मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगर आप मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या बनता है भाई बताओ? मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हो, मेटल बाइकार्बोनेट अगर इसको आप हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल का कार्बोनेट। क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट। ठीक है। प्लस क्या बनता है? CO2 और प्लस क्या बनता है? H2O। ठीक है। तो किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या बनता है? मेटल का कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। जैसे मान लो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 पे माइनस। तो जैसे मान लो आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। और ये क्या होगा? इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या बनेगा? मेटल का कार्बोनेट। मेटल कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। भाई कैल्शियम पे +2 होता है और कार्बोनेट पे -2 तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है। जैसे मान लो आप सोडियम का बाइकार्बोनेट लेते हो, क्या लेते हो? सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर सोडियम का बाइकार्बोनेट लेते हो, इसको थर्मली डिकम्पोज कराते हो तो क्या बनेगा? सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ले लिया, आपने, इसको हीट कराओ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड रिएक्शन अपने पास, अगर आप मेटल के बाइकार्बोनेट लेते हो तो मेटल का कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले कुछ नोट लिखवाना आपको। नोट क्या है वो ध्यान दो। नेक्स्ट अपना है नोट। नोट क्या है? पहला नोट है कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड ग्रुप 2 मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड ग्रुप 2 आर डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा? लिथियम बाइकार्बोनेट HCO3, है ना। बेरिलियम का बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? बेरिलियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? HCO3, है ना, इसका होल ट्वाइस। ठीक है। तो जो लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड ग्रुप 2 डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आता है ना, बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड ग्रुप 2 डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अब सवाल आता है ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते? रीजन बताइए। इसके रीजन क्या है? देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो लिथियम होते हैं और ग्रुप 2 होते हैं उनका फाई मतलब आयनिक पोटेंशियल, इनका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा।
इनका अगर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब इनका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन क्या होगा ज़्यादा, मैंने बताया फाई और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब इनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा कम। अगर इसका आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है, लिथियम और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का अगर आयनिक कैरेक्टर कम है इसका मतलब कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। बात बिल्कुल सही है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या कैटायन और एनायन मजबूती से बंधे होंगे, नहीं बंधे होंगे। अगर मजबूती से नहीं बंधे होंगे तो क्या वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे या वो गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आई। इसी रीजन से लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 लिखते हैं, मिटा दोगे, मिटा दीजिए। पहला नोट था, ठीक है, ठीक है, समझ में आया रीजन क्या है, बिल्कुल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नोट क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट इज stored in CO2 environment, CO2 environment, ठीक है। बेरिलियम कार्बोनेट को होता है, बेरिलियम कार्बोनेट को हम स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में, ठीक है, ठीक है। अब सवाल इसका भी आता है क्यों भाई, क्यों, है ना। तो देखो क्यों, आपको याद है बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल का कार्बोनेट है। अगर मेटल का कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज कराते हो तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। और देखो बेरिलियम कार्बोनेट है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम इस कैटायन क्या है, कैटायन क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम कैटायन है, कैटायन क्या है छोटू, और जबकि ये CO3 जो एनायन है क्या है वो बड़ा, क्या है बड़ा। तो याद करो थर्मल स्टेबिलिटी में बताया था मैंने आपको, याद करो पिछली लेक्चर थर्मल स्टेबिलिटी में बताया था आपको, अगर कैटायन छोटा एनायन बड़ा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल, क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो आप लैब में हो, किसमें हो, लैब में हो, और आप चाहते हो बेरिलियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराना। क्या चाहते हो, बेरिलियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराना। तो जैसे ही निकालोगे बेरिलियम कार्बोनेट को, वो टूट जाएगा रूम टेम्परेचर पर, क्या होगा, वो जल्दी से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। टूटने के बाद क्या होगा, जैसे आपने निकाला ताकि मैं उसको रिएक्शन कराऊं तो फट से टूट जाएगा, टूट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो आप बेरिलियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कराओगे, किससे कराओगे, बेरिलियम ऑक्साइड से। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गया, गैस है भाई, CO2 उड़ गए। जैसे आपने बेरिलियम कार्बोनेट निकाला, बेरिलियम कार्बोनेट टूटा, बेरिलियम कार्बोनेट टूटने के बाद CO2 उड़ गया, है ना, उड़ गया। तो क्या बचेगा, मतलब आप बेरिलियम कार्बोनेट का रिएक्शन नहीं करा रहे, किसका करा रहे हो, बेरिलियम ऑक्साइड का करा रहे हो। क्या करा रहे हो, बेरिलियम ऑक्साइड का, ठीक है, ठीक है। इस वजह से क्या कहते हैं ना, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इन्वायरमेंट में CO2 ज्यादा होता है। क्या होता है, इन्वायरमेंट में CO2 ज्यादा कर देते हैं। इन्वायरमेंट में CO2 ज्यादा करने से क्या होता है कि आप बेरिलियम निकालो, बेरिलियम ऑक्साइड निकालो, सॉरी बेरिलियम कार्बोनेट निकालो, वो टूटेगा, उसकी गैस स्केप होगी, गैस स्केप होगी तो इन्वायरमेंट, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है वो कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में। आपने ली चटेरियो प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। क्या होता है, ली चटेरियो प्रिंसिपल पढ़ा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसको भी हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे। तो ली चटेरियो प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ा, तब तो इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ा तो रिएक्शन तो पहले फॉरवर्ड थी, अब क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, है ना। ली चटेरियो प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे CO2 की मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ेगा तो उधर बढ़ रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, तो रिएक्शन बैकवर्ड होती है। इस तरीके से आप बेरिलियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हो। बात समझ में आई। तो इसलिए लिखा है कि बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो किस में स्टोर करते हैं, CO2 इन्वायरमेंट में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए थर्ड नोट। थर्ड नोट क्या है, सल्फेट, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, ये तीन चीज, सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, किसका, ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
ठीक है। इनके सल्फेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, ठीक है। ये डू नॉट डिकम्पोज, मैंने बताया कि इनके सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज नहीं होते, डू नॉट डिकम्पोज बट दे मेल्ट, वो पिघल जाते हैं पर डिकम्पोज नहीं होते हैं। याद करो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज नहीं होते पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया भाई? कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला बात करते हैं हीटिंग ऑफ, पहला सीख लिया मेटल कार्बोनेट, दूसरा सीख लिया मेटल बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट तीसरा आता है मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हो तो क्या बनेगा, तो नेक्स्ट लिखिएगा हीटिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, हीटिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। आपके पास क्या है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, याद करो जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है, H2O। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको थर्मली डिकम्पोज कराओ तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, H2O। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो आप मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लिए, इसका आप थर्मली डिकम्पोज कराओ तो क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आपने ले लिया एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, इसको डिकम्पोज कराओ तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अब प्लस में H2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो जनरल रिएक्शन आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो आप कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का थर्मल डिकम्पोज कराओ, कोई रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया मैंने, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इसके क्या ले लो, सल्फेट ले लो, इसके कार्बोनेट ले लो और इसके सल्फेट ले लो, कार्बोनेट ले लो और इसके हाइड्रोक्साइड ले लो, ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये क्या लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया तो कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया मेटल हाइड्रोक्साइड की हीटिंग। अब हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। मिटा दो, मिटा दीजिए। तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से सीखोगे मजा आएगा। नेक्स्ट अपने पास हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। आइए इस पे बात करते हैं। अपने पास क्या है, देखो अगर मेटल नाइट्रेट है अपने पास क्या होगा, मेटल नाइट्रेट है। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, NO2 अब प्लस क्या बनेगा, O2। ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आप क्लास देते हुए भी पढ़ के आते हो। ठीक है, ठीक है। एक मिनट,
बात समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा ये बताओ NO2, NO2 कैसा होता है, किस तरह का, किस कलर का होता है, ब्राउन, है ना। और O2 कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अब मेटल सॉल्ट व्हेन heated a brown color and colorless gas, a brown and colorless gas is produced, name the metal salt। तो metal salt कौन सा होगा, metal nitrate, है ना। क्या बोला मैंने, when a metal salt is heated it forms metal oxide plus brown gas plus colorless, what is the name of that metal salt। तो उस metal salt का नाम क्या होगा, metal nitrate। तो घुमा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको याद है चीजें तो आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे, वरना आप आंसर्स नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जनरल फॉर्म तो पहले याद होना चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्म याद होगा तभी कर पाओगे, और नहीं याद हुआ तो फिर तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिया कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, नाइट्रेट तो पता है ना, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 पे माइनस। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कराओ तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। जैसे मान लो आपने लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉरी, NO3 पे 2, इसका डिकम्पोज कराओ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। जैसे मान लो आपने ले लिया लेड नाइट्रेट, क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट ले लिया। ठीक है। तो सिल्वर का नाइट्रेट लोगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड अब प्लस NO2 अब प्लस O2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो आपने ले लिया एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का रिएक्शंस कराते हो, थर्मल डिकम्पोज कराते हो तो क्या होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस NO2 प्लस O2। जहाँ NO2 किस कलर का होता है, ब्राउन गैस होता है। ठीक है। और जबकि O2 कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं। ठीक है। कर लिया नोट? अरे कर लिया। बता दीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट को जब डिकम्पोज कराओगे तो ये सिल्वर बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। देखो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड नहीं बन रहा, इन सब में सिल्वर ऑक्साइड बन रहा है पर यहाँ पे सिल्वर बन रहा है। ऐसा क्यों होता है ना, सवाल आता है ऐसा क्यों। ठीक है। तो आपने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, याद करो 10th क्लास में। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन छाप CHAPA। ठीक है, छाप। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज याद है। जहाँ ये क्या होता है, AuPt, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, या हाइड्रोजन, है ना। ये जो लास्ट के दो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे लास्ट में आओगे तो गोल्ड और प्लेटिनम मिलेगा। इसको बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल, है ना। याद करो नोबल गैस कौन सी होती है, जो इनर्ट होती है नेचर में, है ना, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह इसको हम बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। मतलब जल्दी से ये रिएक्शन जल्दी से इनका होता ही नहीं है, ये रिएक्शन करते ही नहीं जल्दी से। ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। मरकरी और Ag क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब लीस्ट रिएक्टिव होने से होता क्या है कि लीस्ट रिएक्टिव होंगे तो जो इनका कंपाउंड बनता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो सिल्वर नाइट्रेट अपने पास, मैं दिखा रहा हूँ आपको रिएक्शन। अगर सिल्वर नाइट्रेट है तो ये तो एक मेटल, सिल्वर क्या होता है, मेटल का नाइट्रेट है। थर्मल डिकम्पोज करो तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये बनना चाहिए, है ना।
आपको पता है सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, सिल्वर पे +1 होता है। तो लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड बनता है पर ये बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। और लिस्ट रिएक्टिव के जो ऑक्साइड्स होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है ना, ये टूटता है। क्या होता है? टूटता है। तो टूटने के बाद Ag दे देगा, ये Ag2O के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बन जाएगा? Ag बन जाएगा, साथ में NO2 और साथ में क्या? O2। NO2 O2 तो आ रहा है लेकिन ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम रिएक्शन मर्क्यूरी के लिए है। अब कोई पूछे बताओ, मर्क्यूरी नाइट्रेट है ना, मर्क्यूरी नाइट्रेट कराओगे तो मर्क्यूरी नाइट्रेट क्या होगा? सीधा मर्क्यूरी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मर्क्यूरी मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2। तो दोनों रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, इस दोनों के लिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। तो ये याद रखना, ध्यान रखना ये। ठीक है, कि अगर सिल्वर और मर्क्यूरी नाइट्रेट का अगर डिकम्पोज कराते हैं तो उनके ऑक्साइड्स नहीं मिलते, डायरेक्ट मेटल मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट मेटल मिलता है, उनका ऑक्साइड्स नहीं मिलता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जबकि इन केस में उनके ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिल्वर और मर्क्यूरी में ऑक्साइड्स नहीं, डायरेक्ट मेटल मिलता है। क्या मिलता है भाई? डायरेक्ट मेटल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आ जाओ आगे। अभी देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ा, जरा मैं उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्या पढ़ा हमने कि अगर हमारे पास सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, तो इनके कौन कौन से सल्फेट और इसके कार्बोनेट और इसके हाइड्रोक्साइड कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका नाइट्रेट ले ले, क्या ले ले? नाइट्रेट ले ले। ठीक है, क्या इसका अगर हम नाइट्रेट ले ले, ठीक है, या इसका नाइट्रेट ले ले तो ये रिएक्शन शो करता है। या इसका हम बाइकार्बोनेट ले ले, क्या ले ले? बाइकार्बोनेट, तभी भी रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ठीक है। याद करो सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराया था, कॉपी में देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 सॉल्ट पढ़ने अपने को, मेटल सॉल्ट पढ़ने। इन सॉल्ट में ये 3 रिएक्शन शो नहीं करते जबकि 2 शो करते हैं। सवाल आता है फिर ऐसा क्यों? क्यों, है ना, ऐसा क्यों कि ये तीनों भाई इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करते जबकि ये दोनों रिएक्शन शो करते हैं? तो इसका रीजन है लैटिस एनर्जी। क्या है? लैटिस एनर्जी। याद करो, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बताया था लैटिस एनर्जी में, बिल्कुल बताया था। देखो इनमें इस पे चार्ज कितना है? 2, इस पे 2, इस पे 1, 1, 1। तो इस पे चार्ज ज़्यादा है। इस दोनों केस की बात करूँ पहले, इन दोनों केस में चार्ज क्या है? ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा मतलब इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो फोर्स, लैटिस एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब क्या? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आप टेम्परेचर देने के बाद उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों तो पहले क्या करते हैं? रिएक्शन शो नहीं करते, थर्मली डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि इसके बीच का अट्रैक्शन टूटता ही नहीं है। वो पिघल जाते हैं पर टूटते नहीं है। नेक्स्ट आता है, अब ये देखो इस पर चार्ज सेम, चार्ज सेम, चार्ज सेम। चार्ज सेम हो जाएगा तो फिर तो कौन सा काम करेगा? साइज। जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो इन तीनों केस में साइज छोटा किसका है? इसका साइज क्या है? साइज क्या है? छोटा, है ना। साइज छोटा तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो ये भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में बताओ साइज किसका छोटा? इसका साइज छोटा। ये दोनों शो करते हैं, ये तीनों तो नहीं करते हैं। अभी इस दोनों की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, क्या बात करें? इन दोनों की, तो इन दोनों का नया सोडियम के साथ रिएक्शन, मतलब इन दोनों का नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट का, सोडियम का नाइट्रेट बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का नाइट्रेट बाइकार्बोनेट, रुबिडियम के नाइट्रेट बाइकार्बोनेट, सीजियम का नाइट्रेट बाइकार्बोनेट,
ये रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन नौटंकी करके। क्या करते हैं? नौटंकी करके। कैसे नौटंकी करते हैं कि अगर आपने मेटल का नाइट्रेट लिया, क्या लिया? मेटल का नाइट्रेट लिया। कौन से मेटल के नाइट्रेट ले रहे हो? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये दो तरह से रिएक्शन शो करते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर, और एक होता है हाई टेम्परेचर। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं। लो टेम्परेचर कम है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम पार्शियल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर क्या है? कम है। तो जब लो टेम्परेचर होता है ना, तो ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो नाइट्रेट होते हैं, लो टेम्परेचर पे इनके नाइट्रेट जो होते हैं, लो टेम्परेचर पे इनके नाइट्रेट जो बनाते हैं वो मेटल नाइट्राइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल नाइट्राइट और प्लस O2। क्या बनाते हैं? O2। ठीक है। मेटल नाइट्राइट का फॉर्मूला है, नाइट्रेट क्या होता है भाई? NO3 पे माइनस। उसी तरह नाइट्राइट आयन होता है ना, वो क्या होता है? NO2 पे माइनस। कोई दिक्कत नहीं। तो जब मेटल नाइट्राइट, कौन से मेटल नाइट्राइट की बात कर रहा हूँ मैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। इन जनरल मेटल नाइट्राइट जो होता है थर्मल डिकम्पोज करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है। एग्जाम्पल देख लिया। लेकिन अगर इसके मेटल नाइट्रेट दे दिए तो लो टेम्परेचर पे मेटल नाइट्राइट देता है। देखो 8 है, नाइट्रेट है, यहाँ पे 8 है और प्लस O2 देते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसका हाईली टेम्परेचर, किस पे कराते हो? हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो, हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपको देगा पता है क्या? मेटल का ऑक्साइड। क्या देगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस N2 गैस प्लस O2 गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, समझो। ये मिटा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दो। क्या देगा? अच्छा ये बताओ, O2 पैरा होता है कि डाया होता है? पैरा। याद है? O2 पैरामैग्नेटिक है भाई। इसको बताने के लिए तो MOT आया था। याद करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या होता है? O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और N2 कैसा होता है? याद करो, N2 भी कैसा होता है? पैरा की डाया। बताओ N2 कैसा होता है? पैरा की डाया। बताओ N2 कैसा होता है? पैरा की डाया। डायामैग्नेटिक। कैसा होता है? डायामैग्नेटिक, है ना? क्या? डायामैग्नेटिक। ठीक है। O2 जो गैस होती है वो कैसी होती है? कलरलेस। ये कैसी होती है? कलरलेस गैस, है ना? और N2 क्या होता है? कलरलेस गैस, है ना? O2 कैसी होती है? कलरलेस गैस होती है। बात समझ में आई? ठीक है। N2 याद करो कलरलेस गैस होती है। कैसे? चिप्स के पैकेट में भरा होता है ना? कभी चिप्स खाया खरीद के? लेज वाली चिप्स, अलग अलग ब्रांड की चिप्स आती है, तो चिप्स में देखा कभी पैकेट फाटो चिप्स तो उसको कलर वाली गैस निकलती है क्या? नहीं। वो कैसी होती है? कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है। ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि अ मेटल सॉल्ट एट हाई टेम्परेचर, at high temperature it forms metal oxide plus diamagnetic substance plus paramagnetic। ठीक है। अब both are colorless, name the metal salt। है ना? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है आपसे कि एक मेटल सॉल्ट है भाई, एक मेटल सॉल्ट ले लिया, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस डायमैग्नेटिक स्पीसीज प्लस पैरामैग्नेटिक स्पीसीज एंड बोथ आर कलरलेस। ये दोनों कलरलेस है ना? तो नेम द मेटल सॉल्ट। तो मेटल सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम का नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम का नाइट्रेट हो सकता है, रुबिडियम का नाइट्रेट हो सकता है, सीजियम का नाइट्रेट हो सकता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसी तरह अलग चीज क्या हो सकता है? A metal salt at low temperature gives metal nitride plus colorless gas। Name the colorless gas। तो उस colorless gas का नाम क्या है? O2। और name the metal salt। तो metal salt इनके metal salts होंगे। बात समझ में आई? अगला सवाल क्या हो सकता है? इस पे याद करो। A metal nitrate on decomposition gives metal oxide plus brown gas plus colorless gas। Name the brown gas कौन सा है? NO2। मेटल का नाम, मेटल सॉल्ट कौन सा हो सकता?
मेटल सॉल्ट कौन सा होगा, कोई भी मेटल ले लो, इनको छोड़ के ले लो, कोई भी मेटल ले लो, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे चीज़ें पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे चीज़ें पूछी जा सकती है पेपर में घुमा के, तो आपको चीज़ें याद होंगी तो आप आंसर कर पाओगे, वरना तो कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप रिएक्शंस लिखो अच्छे से, सारे जैसे करा रहा हूँ वैसे लिखो और लिख के चिपका दो वॉल पेपर, जहाँ पढ़ते हो ना स्टडी टेबल, वहाँ चिपका दो। अब बार बार इसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, आपको एक समय आएगा आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आया समझ में, आया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइए आगे बात करते हैं। ये हो गया कार्बोनेट, हो गया बाइकार्बोनेट, हो गया है ना, नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया। लास्ट बच गया अपने पास क्या, सल्फेट। क्या बच गया, सल्फेट। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने सल्फेट के ऊपर। ठीक है, आइए नेक्स्ट करिए अगला, हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट। हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट। जब आप मेटल सल्फेट को हीट करते हो तो क्या बनता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखो मेटल सल्फेट को हीट करते हो तो दो तरह से, एक रेडॉक्स होता है, एक नॉन रेडॉक्स होता है। क्या होता है, रेडॉक्स और एक नॉन रेडॉक्स। ठीक है, बहुत आराम से अब बहुत प्यार से समझेंगे रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स का मतलब क्या है। तो देखो इन जनरल मैंने बताया था आपको, जब मेटल सल्फेट होता है ना, मेटल सल्फेट का अगर थर्मल डिकम्पोज कराते हो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है ना, अब प्लस क्या बनता है बताओ, SO3 गैस, है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब ये मेटल सल्फेट का फॉर्मूला है ना, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 पे -2। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। ये रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अपने बहुत फेमस एग्जाम्पल पढ़ा क्लास 10th में, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ H2O, है ना, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, है ना। अगर मान लेते हैं इसको आप पहले थर्मल डिकम्पोज करा रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे करा रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि एक्यूरेट है 100 डिग्री सेल्सियस, 10 20 30 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ऑन एवरेज मैं 100 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहा हूँ। तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हो उसका, तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोल ऑफ H2O। इसको बोलते हैं POP, याद करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ है ना, बिल्कुल। क्लास 10th में यही तो याद रहता है, सेकेंड चैप्टर में यही तो है 5-6, तो कम से कम बच्चे को तो ये तो याद ही रहता है। ठीक है, बता दो, ये इधर वाला बता दीजिए। अब क्या हुआ, एक POP बना। अब फिर इसका रिएक्शंस कराते हो, अगर आप इसका रिएक्शंस कराते हो 200 डिग्री सेल्सियस पे, कितने में कराते हो, 200 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, बिल्कुल 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर है वो उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये बचता है क्या, कैल्शियम सल्फेट। इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या बन गया, मेटल सल्फेट। क्या बन गया, मेटल सल्फेट। क्या बन गया, मेटल सल्फेट, हाँ है ना, बिल्कुल। क्या बन गया, मेटल का सल्फेट बन गया। कैल्शियम मेटल है, ये इसका सल्फेट है, तो मेटल सल्फेट बन गया। अब मेटल सल्फेट, जब मेटल सल्फेट का थर्मल डिकम्पोज कराते हो, क्या कराते हो, थर्मल डिकम्पोज। ठीक है, क्या कराते हो, थर्मल डिकम्पोज कराते हो, फिर से इसका डिकम्पोजिशन कराते हो। तो मेटल सल्फेट का डिकम्पोजिशन कराने के बाद क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3 बनता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान दो, कि ये कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट बना हुआ किससे होगा, कैल्शियम आयन से, और एक क्या बना होगा, सल्फेट आयन से, है ना, बिल्कुल। ठीक है। अब देखो क्या होगा, कैल्शियम आयन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। यहाँ सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितना आएगा, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, आता ही होगा आपको, तो नहीं आता तो वेट करो। ठीक है, ये +6 है, यहाँ कितना है, +2। कैल्शियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और सल्फर का भी हाईएस्ट स्टेट +2 होता है। हमें अगर रेडॉक्स होता है, कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कब कहलाती है, कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन तब कहलाती है जब
एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े और दूसरे का घटे, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े या दूसरे क्या होने घटे, या दूसरे घटे पहले कब बढ़े, तभी तो रेडॉक्स होता है। अब ये दोनों हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं, क्या है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो क्या एक का बढ़ एक का घट सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये नॉन रेडॉक्स है, क्या है नॉन रेडॉक्स। और जब जब नॉन रेडॉक्स होगा, जब जब नॉन रेडॉक्स होगा, ये क्या आएगा नॉन रेडॉक्स, क्या होगा नॉन रेडॉक्स, क्या होगा नॉन रेडॉक्स, क्या होगा नॉन रेडॉक्स। और जब जब नॉन रेडॉक्स होगा, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, नॉन रेडॉक्स मेटल सल्फेट होगा, तो जिस स्टेट का कैल्शियम है, जिस स्टेट का मेटल है उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन +2 है क्योंकि नॉन रेडॉक्स है, तो नॉन रेडॉक्स ऑक्साइड बनाओ, तो कैल्शियम का नॉन रेडॉक्स ऑक्साइड क्या होता है CaO, याद करिए यहाँ पे भी +2 होता है, यहाँ पे -2, यहाँ कैल्शियम में +2 है। तो अगर इस नॉन रेडॉक्स है तो कैल्शियम जिस स्टेट में है +2 में ना, उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाते हैं, तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है CaO, ठीक है। उसी तरह ये नॉन रेडॉक्स है, तो नॉन रेडॉक्स में और उसी मेटल का ऑक्साइड बनाओ, और जैसे गैस है एस सल्फेट है तो प्लस क्या बनेगा SO3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6, यहाँ पे भी कितना है +6। बात समझ में आ रही है? तो जब नॉन रेडॉक्स होगा तो कैल्शियम जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाओगे, और सल्फर होगा उसी स्टेट का गैस बनाओगे। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई, वो भी ठीक है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, धीरे धीरे समझते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जैसे ले लो, मिटा दो ऊपर वाला, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने लिया जिंक सल्फेट +7 मोल ऑफ H2, याद है विट्रियोल है ना, इसको हीट कराओ, हीट करने के बाद क्या होता है 1 मोल वाटर बचता है, अप्रॉक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हो, तो जिंक सल्फेट +H2 बचता है। फिर से इसका हीट कराओ, अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस दे दो, क्या दे दो 200 डिग्री सेल्सियस दे दो, ठीक है। देने के बाद क्या बनता है, ये जो वाटर होता है वो उड़ जाता है, क्या बन जाता है जिंक सल्फेट, क्या बच जाता है जिंक सल्फेट, ठीक है। अब मेरे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, जिंक सल्फेट कब बनाओगा, जिंक सल्फेट तब बनाओगा, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लो, तो हम जाओ जल्दी नोट करो, उसको आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, अरे बताओ कर लिया, ठीक है। जरा समझाते हैं। अब जिंक सल्फेट है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। जिंक सल्फेट अपने पास क्या है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट कब बना होगा, जिंक पे +2 आता है और सल्फेट पे क्या आता है -2, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 है। जिंक क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नहीं करता। जिंक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 और सल्फर कितना है +2, तो क्या इसमें किसी का एक कम किसी का ज़्यादा है, नहीं। तो ये कैसा है नॉन रेडॉक्स, कैसे दिखाएगा नॉन रेडॉक्स। और जब नॉन रेडॉक्स होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जिंक का 2, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाएगा, और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कौन सा होता है जिंक ऑक्साइड। सल्फर +6 में है तो +6 वाला गैस बनाएगा, कौन सा +6 वाला गैस होता है SO3, क्या होता है SO3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, दोनों समझ में आया। नॉन रेडॉक्स है तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड और प्लस SO3 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूँ ये वाला नीचे, मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट .5 मोल ऑफ वाटर है ना, ब्लू विट्रियोल, याद है ब्लू विट्रियोल, इसको ठीक है। ये टेम्परेचर भी लगभग 750 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग इतना आसपास होता है। इसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनेगा 1 मोल वाटर बच जाएगा, कॉपर सल्फेट .1 मोल ऑफ वाटर। फिर इसको 200 डिग्री सेल्सियस दो, ये क्या होगा वाटर उड़ जाएगा, वाटर उड़ने के बाद कॉपर सल्फेट बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर इसका टेम्परेचर दो 750 डिग्री सेल्सियस देते हैं लगभग,
ठीक है। अब देखो कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे +2, एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये कैसे बना होगा, कॉपर पे +2 और सल्फेट पे -2, है ना, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो कॉपर पे +2 है, सल्फेट पे यहाँ +6 है। कॉपर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्या कॉपर पे +3 देखा कभी जिंदगी में, नहीं ना। और सल्फर पे +6 होता है, तो दोनों का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो दिखाएगा क्या दिखाएगा, नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स। और जब जब नॉन रेडॉक्स दिखाए तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाओ। तो कॉपर का ऑक्साइड क्या बनेगा, CuO, क्या बनेगा, CuO। अब प्लस कौन सी गैस निकलती है, SO3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नॉन रेडॉक्स लिखा है। बात समझ में आई। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं, जल्दी से। सवाल क्या अपने पास, Fe2 और SO4 का होल थ्राइस, आयरन सल्फेट, ठीक है। आइए जरा इसको हीट करो। तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3, यहाँ निकालोगे +6। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है और सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो क्या दिखाएगा, नॉन रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स में क्या होगा, आयरन +3 में है तो +3 का ही ऑक्साइड बनाएगा, तो Fe2O3 अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी, SO3। आ रहा समझ में, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये 10th का है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आ रखा है। आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट .7 मोल ऑफ H2। इसको अगर हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट .1 मोल ऑफ वाटर बच जाएगा। फिर से हीट करो 200 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आयरन सल्फेट। फिर से इसको हीट करो तो क्या होगा, देखो आयरन सल्फेट है ना, आयरन सल्फेट में क्या होगा भाई, आयरन सल्फेट अपने पास क्या है, आयरन सल्फेट। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट निकालो, +2 +6। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, देखो आयरन +2 में भी मिलता है, +3 में मिलता है। तो क्या आयरन +3 में जा सकता है, बिल्कुल। सल्फर 6 है, उससे नीचे हो सकता है ना, 4 2 हो सकता है ना, हो सकता है। तो एक की कम है, ये ऊपर जा सकता है और ये नीचे आ सकता है, क्योंकि ये तो 6 से ऊपर जाएगा नहीं, ये ऊपर जा सकता है, 2 है, तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो क्या रेडॉक्स हो जाएगा, बिल्कुल रेडॉक्स होगा। जब रेडॉक्स होगा क्या होगा, जब रेडॉक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, आयरन किस स्टेट में है, +2, किस में है, +2 में है ना, +2 में से +3 में जाएगा। अब +3 में ऑक्साइड कौन सा होता है, Fe2O3, है ना, Fe2O3। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +3, और साथ में क्या बनाता है, +4 वाला गैस और +6 वाला गैस, ठीक है। देखो SO3 तो आ ही रहा है, SO3 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में क्या आता है, SO2। सल्फर का +4 वाला गैस बनता है और +6 वाला गैस बनता है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, आयरन सल्फेट का हीट याद करो। आयरन सल्फेट का हीट, आयरन ऑक्साइड +SO2 +SO3। ध्यान देने बातें, हम +2 है और ये +6 है, तो ये हाइयर जा सकता है, 3 पे जा सकता है ना, तो +3 वाला ऑक्साइड बनाएगा। ये इससे कम होगा तो एक 4 वाला एक 6 वाला गैस बनाता है, तो SO2 गैस और SO3 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के ही समाप्त करते हैं। आज हमने क्या सीखा, थर्मल डिकम्पोजिशन 5 सॉल्ट का, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।